बच्चों, आज हम सभी लोग लघु भारत पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की व्याख्या वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताई जा चुकी है, उसकी व्याख्या की वीडियो आप लोग को भेजी जा चुकी है। आज हम उस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभ्यास प्रश्न पर पहुंचने से पहले हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं कि लघु भारत किसको कहा जाता है। ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। हिंदी की एक विधा यात्रा भी होती है। ये यात्रा वृत्तांत है जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। अर्थात ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये जो प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा है, ये स्वयं उस यात्रा में उपस्थित भी हैं और उन्हीं के द्वारा ये यात्रा वर्णन लिखा गया है। इसमें उन्होंने नैरोबी के जंगलों और मॉरिशस की यात्रा का वर्णन किया है। नैरोबी के जंगल की जो सुंदरता है उसमें मतलब जो सड़कें हैं, पता ही नहीं चलता है देखने में कि मतलब वो जंगल है। ठीक है, शेर जो है वहाँ ऐसे मतलब पार्क में सड़क पे आके बैठे रहते हैं। शाम होने के बाद वो जो है शिकार करते हैं। और मॉरिशस लघु भारत कहा गया। भारत का एक छोटा रूप है क्योंकि मॉरिशस में उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, ज़्यादातर लोग, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ दीजिए, हिंदी जानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या, इस पाठ की व्याख्या बहुत विस्तार रूप से हमने आपके पास ये वीडियो गया है। आज हम इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में बताया जाएगा और इसका जो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय यानी मौखिक जो प्रश्न है उसका PDF आपको भेजा जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ में आने वाले सभी अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो कुछ व्याकरण से, पेज देख लीजिए, किताब ओपन करिए, किताब खोल लीजिए। कुछ व्याकरण से पहला क्वेश्चन है। इस प्रश्न में आपको करना क्या है, क्रिया विशेषण छांटना है। क्रिया विशेषण आप लोग सभी लोग जानते होंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस दिए गए वाक्य में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिया के बारे में बताना है कि क्रिया विशेषण कौन से शब्द हैं। आपको डेफिनेशन नहीं लिखना, उस वाक्य में सिर्फ आपको वो शब्द छांटने हैं जो क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो प्रश्न भी दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर सामने लिखिए। ठीक है, तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ और मैं उसका उत्तर भी बताऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए अपनी किताब में। साक्षी अच्छा गाती है। गाना क्रिया है, इसमें क्रिया क्या है, गाना। आपको क्रिया की ही विशेषता बताने वाले शब्द को ढूंढना है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो गाना क्रिया है, तो साक्षी कैसा गाती है, अच्छा गाती है। तो अच्छा को छांटिए, अच्छा को अंडरलाइन करिए और बगल में जो लाइन दिया हुआ है उसमें वहां लिखिए अच्छा। ठीक है, सेकंड है, मैं रोज घूमने जाती हूँ। घूमना भी क्रिया है। अरे संसार में जो भी काम होता है वो सारी क्रिया के अंतर्गत आती है, तो घूमना भी एक क्रिया है। लेकिन कब घूमती हूँ, कहाँ घूमती हूँ, कैसे घूमती हूँ, कितने बजे, ये सारी चीज़ें जहाँ प्रदर्शित हो वहीं तो बताना है, वही क्रिया विशेषण। मतलब मैं रोज घूमती हूँ, क्या करती हूँ, मैं रोज घूमती हूँ। तो रोज को अंडरलाइन करिए और क्या करिए, उसको बगल में जो स्पेस दिया हुआ है, लाइन खींची गई है, वहां लिख दीजिए। मेरा घर विद्यालय के पास है। घर कहाँ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो मेरा घर कहाँ है, विद्यालय के पास। तो के पास को अंडरलाइन करिए। अभी इसके पिछले वाले वाक्य में पढ़ा आपने, मैं रोज घूमती हूँ। रोज ये कालवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ के पास को अंडरलाइन करिए और बगल में उसको लिखिए। दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर, हंसना क्रिया है, लेकिन कैसे हंस रहे हैं, जोर जोर। तो जोर जोर क्या बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये भी एक क्रिया विशेषण है। तो चूंकि क्रिया विशेषण के 4 विध होते हैं, इसलिए जोर जोर रीतिवाचक। तरीका, ढंग, हंसने का जो तरीका है वो कैसा है इसके बारे में बता रहा है। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है,
बस आपको लिखना है, इसमें जो क्रिया विशेषण शब्द हैं आपको उसको इंगित करना है। क्लियर? लास्ट वन, अंकिता कम खाती है। अंकिता कितना खाती है? कम खाती है। कितना खाती है? कम खाती है। तो कम को अंडरलाइन करिए और बगल में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है? अनेकार्थक शब्द होते हैं ना, अनेकार्थक शब्द आप लोग पढ़े होंगे कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक? तो यहाँ दिया हुआ है, पहला शब्द है सूत्र। तो थोड़ा सा सूत्र का मतलब आप लाएंगे तो फार्मूला भी तो हो जाता है, लेकिन आप फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अंग्रेजी शब्द है। तो आप लिखेंगे गणित के सूत्र। किसके सूत्र? गणित के सूत्र। और सूत्र मतलब क्या होता है? धागा। सूत्र मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो सूत्र मतलब क्या होता है? धागा। और गणित के सूत्र, दो ही अर्थ आपको लिखने हैं। सेकेंड है अर्थ। अर्थ का मतलब धन भी होता है और अर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब। ठीक है? अर्थ का मतलब धन से भी है। जग। जग मतलब क्या होता है? संसार। पात्र, बर्तन। जग मतलब संसार भी होता है और पात्र, बर्तन को भी कहते हैं। ठीक है ना? ताड़। ताड़ का जैसे इसको जोड़ेंगे तो आ लगाएंगे तो ताड़ना मतलब क्या हो जाएगा? ताड़ मतलब एक खोजना भी उससे तात्पर्य है और क्या होता है? एक वृक्ष का भी नाम है। अंबर। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। अंबर के दो अर्थ क्या हो गए? वस्त्र और आकाश। इट इज क्लियर? थर्ड वन, फल। फल। फल मतलब एक तो खाने वाला फल, कोई भी, आम, सेब, सेब, इतने सारे फल हैं, किसी भी फल को कह सकते हैं। और एक फल का मतलब होता है परिणाम। ठीक है? नतीजा जिसको कहते हैं, फल का मतलब परिणाम, नतीजा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, क्योंकि आप लोग को याद होगा लेकिन मैं बता दे रही हूँ। गर्व का मतलब पहले क्या होता है? गर्व का मतलब होता है अहंकार, घमंड और दर्प। गर्व का मतलब क्या होता है? अहंकार, दर्प और घमंड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अहंकार और गर्व में थोड़ा सा अंतर होता है। उनको प्रयोग करने की स्थिति कहाँ होती है, जब इससे संबंधित हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि गर्व, अहंकार और घमंड में दर्प, गर्व, ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन कौन सा कहाँ प्रयोग होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? वन। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल, अरण्य, कानन। इच्छा का मतलब क्या होता है? चाह, अभिलाषा, रुचि। चाह, अभिलाषा, रुचि। क्या होता है? चाह, अभिलाषा, रुचि। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए उसमें सरोवर का आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल भी रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुनेंगे तो वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। क्लियर? सरोवर, तालाब, जलाशय, तडाग और चंद्रमा का शशि, मयंक, सोम, चंद्र। ठीक है? शशि, मयंक, सोम, चंद्र। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ बस आपको। अब फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। निर्देशानुसार उत्तर देना है। पहला है उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। जो विदेशी शब्द है आपको मैंने बताया था, आप लोगों को समझाया था शब्द परिचय में जब हमने पढ़ाया था, तो उसमें विदेशी जो उर्दू के शब्द होते हैं उसमें सभी में नुक्ता लगाना होता है। तो ये उर्दू के शब्द हैं, बिना नुक्ते के आपको सही स्थान पर नुक्ता लगाना है। तो चूंकि इसका भी पीडीएफ भेजा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फैसला, फैसला नहीं होता, फैसला, फैसला, फ के नीचे नुक्ता रहेगा। सब्जी, सब्जी नहीं सिर्फ होता है सब्जी। ठीक है? ज के नीचे नुक्ता होगा। दर्जी नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दर्जी, दर्जी। ठीक है? ज्यादा नहीं होता, ज्यादा। ठीक? तो दर्जी में ज के नीचे नुक्ता होगा और ज़्यादा में भी ज के नीचे नुक्ता होगा, और सब्जी में ज के नीचे और फैसला में फ के नीचे। क्लियर?
नेक्स्ट है उचित स्थान पर अनुस्वार उचित स्थान पर अर्धचंद्र बिंदु लगाना है। अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उस पे लगभग सभी शब्दों पे अर्धचंद्र बिंदु लगे होते हैं। जैसे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर, ड पे अर्धचंद्र बिंदु, डॉल, ड पे अर्धचंद्र बिंदु, बॉल होता है, बॉल, ब पे अर्धचंद्र बिंदु, और काफी नहीं होता है, कॉफी, कॉफी, क पे अर्धचंद्र बिंदु, हाल, हाल मतलब तो हमारी हालत से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि हॉल होता है, ह पे क्या होगा, अर्धचंद्र बिंदु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, विशेषण रेखांकित कर भेद भी लिखिए। अभी पिछले में क्या लिखा, क्रिया विशेषण को छाटिए। आज यहाँ क्या देखना है, अभी इस क्वेश्चन में क्या देखना है, विशेषण छांटकर उसके भेद भी लिखिए। तो उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। 8-10 को अंडरलाइन करिए, जो कि संख्या को बता रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, संख्यावाची विशेषण। कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए। अगला देखिए, घ, कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। के तो क्या होगा, संबंधवाचक। के झुंड ने, के झुंड को अंडरलाइन करिए, ये क्या होगा, संबंध कारक। ठीक, लिंग बदलिए। अंग वाला देखिए, लिंग बदल कर लिखना है। कवि का क्या होगा, कवयित्री, क्या होगा, कवयित्री। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कवयित्री लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादातर हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंह का स्त्रीलिंग क्या होगा, सिंहनी, क्या होगा, सिंहनी। और हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी, और ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ठीक है, चलो, संज्ञा रेखांकित कर भेद भी लिखिए। मुझे मॉरिशस जाना है, मुझे मॉरिशस जाना है। तो संज्ञा पूछ रहा है, मुझे सर्वनाम है, जाना क्रिया है, तो बीच में बचा मॉरिशस, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बता रहा है। कारक रेखांकित कर भेद भी लिखिए। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। कहाँ, शहर से बाहर, से बाहर, तो क्या होगा, से किसको प्रदर्शित करता है, पहली बात तो ध्यान दीजिए, से करण कारक और अपादान दोनों का है, मैंने क्लियर इसको किया था। तो जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है, और जिसके माध्यम से अपने कार्य को पूरा करते हैं वो क्या होता है, करण कारक होता है। तो से बाहर को अंडरलाइन करिए, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, अपादान कारक। सही जगह पर अनुनासिक या अनुस्वार लगाइए। जैसे जहाँ हर जगह अनुस्वार या अनुनासिक नहीं लगेगा, जिस शब्द पे जो लगेगा उसको लगाइए। झुंड पे क्या होगा, अनुस्वार लगेगा, झुंड पे अनुस्वार लगाइए। सिंह पे स के बगल में, छोटी की मात्रा के बगल में अनुस्वार लगाइए। गाड़ियाँ अनुनासिक, चंद्रबिंदु लगेगा य पे, और वंश अनुस्वार व पे अनुस्वार होगा। संस्कृति स पे अनुस्वार होगा। बांध ब पे चंद्रबिंदु होगा। ठीक है, सोचूंगा च पे चंद्रबिंदु। झ देखिए, झ देखिए क्या करना है, सर्वनाम रेखांकित कर भेद भी लिखिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट की हुई। मेरी अपने बारे में बता रहा है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम है, नहीं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर हो, वो कहता है कि मैं स्वयं करूँगा, स्वयं, आप ही, खुद ही, ये निजवाचक को प्रदर्शित करता है। मेरी ये पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द लिखिए। देश, अब देश शब्द दिया हुआ है, जो कि उदाहरण दिया हुआ है, विदेश और देशी, यानी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा करके लिखना है। रक्षा में क्या लगाएंगे,
सु उपसर्ग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुरक्षा। और इत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुरक्षित। फल, स उपसर्ग लगा दीजिए तो सफल हो जाएगा, और ता प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सफलता। ठीक। ज्ञान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ज्ञान, तो ज्ञान में अ लगा दीजिए तो अज्ञान हो जाएगा, और अ क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। सेम वे प्रत्यय के लिए भी होता है, प्रत्यय भी क्या होता है, शब्दांश होता है। एक क्वेश्चन है कि क्या उपसर्ग और प्रत्यय का अपना स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है, नहीं, वो कहीं भी जुड़ेंगे तो सिर्फ किसी न किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदलते हैं। क्लियर। तो आइए, ज्ञान लिखा हुआ है तो अ उपसर्ग जब जोड़ देंगे तो वो अज्ञान हो जाएगा, और फिर ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञानी। दूर, दूर क्या हो जाएगा, सुदूर, स पे छोटा होगा मात्रा, सु उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुदूर मतलब होता है बहुत दूर, और दूर धन बड़ी ई प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, दूरी। ठीक है। तो आप लोग इस सभी अभ्यास प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, और मुझे यह आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन सारे अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर साफ साफ लिखेंगे, और जो भी PDF के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर भेजा जाएगा उसे भी साफ और सुरक्षित ढंग से इसको कॉपी में लिखेंगे, और अपना शब्दार्थ भी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।